हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करे थे जिसका चैप्टर का नाम है सीक्वेंस सीरीज। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक लेक्चर देख लिए होइएगा आशा करता हूँ, और दूसरा लेक्चर आज फिर मिल रहा है। सीक्वेंस सीरीज में हम स्टार्ट किए थे, सबसे पहला टॉपिक जो था उसमें एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। उस वीडियो में हमने पहले सीक्वेंस को पहचाना कि कोई भी सीक्वेंस दिया वो एपी उस कैसे पहचानते हैं। तो उसमें हमने क्या था कि कॉमन डिफरेंस डी देख के सीक्वेंस को एपी में पहचानते थे। फिर उसका A1 टर्म A2 टर्म में फिर ऐसे ऐसे करके लिखते थे। फिर उसका मैं Tn टर्म देखा था। Tn टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a + n - 1 × d होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी एपी है उसका पूरा सम क्या होता है। तो मैंने सम देखा था। तो सम का आपको दो तरह का फॉर्मूला बताया था। एक बताया था कि आपको अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो उस केस में आप क्या लगाते हैं, Sn = उस केस में लगाते हैं n/2 a + l। और मैंने दूसरा बताया था कि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं हो फिर भी सीक्वेंस का सम निकालना है, एपी का सम निकालना था। उसके लिए मैंने बताया था Sn जो होता है वो होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। तो ठीक है। तो आज हम उस टाइम में और फिर उस वीडियो में एक चीज़ और देखा था जिसको बोला था मैंने a + l रूल। मैंने आपको बताया था कि a + l रूल क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हमने लेफ्ट टू राइट चला और राइट टू लेफ्ट चला, मतलब अगर सीक्वेंस अगर कोई भी एक एपी में है तो उसका पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों का सम अगर बराबर आ रहा है, दूसरा और चौथा फिर तीसरा और पांचवा ऐसे करके सेम मिला के, तो वहाँ पे हम लगा देते ए + l रूल। a + l रूल क्या कहता था कि मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का सम बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो हम आज फिर से वो उसी टॉपिक से एपी का ही आज भी आपको क्वेश्चन जो कराया जाएगा वो एपी का ही रहेगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए। आज क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में आज भी 5 ही डिस्कस करना है। उस वीडियो में मैंने 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये भी पाँच वेराइटी का सवाल है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन a4 + a8 + a12 + a16 = 224। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमको पता ही नहीं है कि कौन एपी है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर एपी पता नहीं हो तो आपको क्या करना है, उस एपी का लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। जो एपी है उसका ए होगा कोई फर्स्ट टर्म एंड ए स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। सी डी लिख देते शॉर्ट फॉर्म में, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। क्या समझे, हमारे पास वो एपी का कोई पता नहीं है कि वो कौन सा एपी है जिसका। तो मैंने एक मान लिया कि वो जो एपी है स्मॉल ए है उसका फर्स्ट टर्म है एंड स्मॉल डी उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, व्हेन a4 + a8 + a12 + a16 = 224। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, ध्यान से देखिए। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि a4 + a8 + a12 + a16 का वैल्यू कितना है 224। मतलब a4 + a8 + a16 प्लस a12 + a16 का वैल्यू कितना है 224 है। ठीक है। तो आप बताइए हमको, मैंने आपको उस दिन बताया था, क्या बताया था, ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। उस दिन मैंने आपको बताया था कि an जो होता है वो होता है a + n - 1 × d होता है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट ये बताया था कि अगर ध्यान से सुनिए, अगर ये जितना है मतलब a4 ऐसे पूछा रहा है, अगर a4 पूछा था a + 3d, अगर a5 मतलब एक कम इससे करते जाना, n से एक कम कर लिखना है। मतलब ये क्या है, a4 है। तो ध्यान से देखिए, अगर a4 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a + 3d लिख सकते हैं, कोई सबके सवाल नहीं बनते। फिर ये a8 है, मतलब इसको लिख सकते हैं a + 7d। ठीक है। फिर ये a12 है, इसको लिख सकते हैं a + 11d। फिर ये a16 है तो इसको लिख दिए a + 15d = 224। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ बेसिक तरीका। अगर आपको ये तरीका a + l रूल नहीं पता है तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। तो देखिए अपने पास 1 2 3 4 है 4a। ठीक है। 5 7 7 3 10 11 10 21 15 36d = आ गया 224। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ तो दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो a + 9d = 224। ठीक है। लेकिन देखिए क्या 9d ले यहाँ एक कॉमन लें तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म। तो देखिए 4 यहाँ कॉमन देके डायरेक्ट ले लिए हैं, लेकिन ऐसा अभी हमको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 4 यहाँ कॉमन नहीं लेना है। ये कैसे पता चलेगा कि 4 कॉमन नहीं लेना है,
ये भी सवाल होने जाएंगे। तो देखिए आप पहले S19 लिखिए। तो S19 क्या होता है बोलिए, 19/2 n/2 2a, हाँ अब प्लस 19 - 1 2a प्लस 18d के फॉर्म में बनाना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 2a प्लस 18d के फॉर्म में बनाना है। तो आप बताइए क्या यहाँ 4 लेना कॉमन अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि हमको अगर इसको इस तरह का फॉर्म बना दूंगा तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे। हाँ तो देखिए, तो हम यहाँ जो 4 कॉमन लिए तो हम 4 यहाँ कॉमन नहीं लेंगे। आपको बात समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्यों नहीं किए हैं। तो देखिए हम यहाँ अगर 2 कॉमन लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2a अब प्लस 18d इक्वल टू क्या हो जाएगा 224 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 से आपको 112 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब ये 2a प्लस 18d का जो वैल्यू होगा वो अपने पास आ जाएगा 112। अब देखिए क्या ये 2a प्लस 18d का वैल्यू क्या है 112 है। तो यहाँ इसमें जाके पुट कर दिए, मतलब 19/2 इंटू 112, तो 2 से 56। अब देखिए 56 इंटू 19 करिए, मतलब ये 56 इंटू 19 6 में जब 50 और 56, ठीक है। ये आ रहा है 1064। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। मैंने क्या किया मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात दिया था कि हमारे पास कोई एपी दिया था, जो एपी दिया है हमको पता नहीं कि वो कौन एपी है। मैंने मान लिया कि उस एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए होगा, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी होगा। तो फिर मैंने देखा 4 ये सीक्वेंस है जिसका सम इतना था। फिर मैंने आपको बेसिक तरीका से बताया कि अगर हमको फार्मूला नहीं पता होता, वो नहीं चमकता, तब इस तरह से किए। अब मैंने देखा, अब यहाँ 4 कॉमन ले रहा था, मुझे अचानक दिमाग में क्या आया, मैंने देखा कि अरे भाई S19 का फार्मूला, Sn का फार्मूला होता है क्या n/2 2a प्लस n - 1, मतलब ये 2a के फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको 2a के फॉर्म में बनाने की कोशिश किया, तो देखा कि अरे भाई यहाँ तो 4 कॉमन लेना था, लेकिन 4 कॉमन लिया ही नहीं, क्योंकि 2 कॉमन लिया ताकि हमको ये चीज़ और ये चीज़ इसमें वैल्यू जाकर पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाए। तो मैंने वही किया, फिर यहाँ पे जाकर वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। मैं इसका मेथड 2 बताता हूँ। ये आपका मेथड 1 था, मेथड नंबर 2 देखिए मेथड नंबर 2 यही बताते हैं। ये आपका है हो गया इस क्वेश्चन में मेथड नंबर 2। ध्यान से देखिए मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, मेंटोर जिंदगी। ये था आम जिंदगी, दूसरा बता रहा हूँ मेंटोर जिंदगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आप इस सीक्वेंस को पहचानिए, पिछला लेक्चर को रिवाइज करिए, फिर यहाँ आइए। देखिए A4 प्लस A8 प्लस A12 प्लस A16 का वैल्यू क्या है 224 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर फिर से बता रहा हूँ, ये अगर A है, ठीक है, तो ये L है। कैसे A प्लस L कैसे लगा, देखिए A4 और A16 मतलब 4 16 4 20, फिर देखिए 8 12 20, मतलब ये अगर A है तो ये L है। कैसे, अगर ये शुरू से फर्स्ट टर्म है तो ये आपका लास्ट से फर्स्ट टर्म है। अगर ये शुरू से सेकेंड टर्म है तो ये आपका लास्ट से सेकेंड टर्म है। मतलब अगर ये है तो ये ए। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए 4 + 16 दोनों का n का वैल्यू 20, यहाँ भी कांस्टेंट आ रहा है 8 + 12 = 20। मतलब यहाँ पे हमसे ये दोनों चीज को देखकर और ये दोनों चीज को देखकर क्या क्या फील आ रहा है भैया, फील ये आ रहा है कि A + L यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से भी A + L होगा, जिसका वैल्यू हमारे पास क्या 224 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2a + 2l का जो वैल्यू होगा ना भैया, ये हो जाएगा 224। तो a + l का जो वैल्यू है यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से कॉमन लेंगे 224। तो 2 से 112, मतलब a + l का वैल्यू जो हो जाएगा वो 112 हो जाएगा। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैंने आपको Sn का 2 फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था, एक बताया था कि Sn जो होता है वो n/2 2a + n - 1 × d होता है, लेकिन यहाँ पे a + l दे दिया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो दे दिया है। मतलब क्या कि Sn का जो फार्मूला है यहाँ लगाएंगे n/2 a + l है। हाँ भैया बात तो सही है। अब मैंने कहा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है S19, तो n की जगह क्या पटा किया 19, मतलब S19 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा 19/2 और a + l का वैल्यू क्या है भैया, a + l का तो जो वैल्यू है वो अपने पास है 112। तो थोड़ा देर पहले मैं कैलकुलेशन किया हूँ, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1064। आपको इस दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना था। अगर आपको a + l रूल चमक गया तो आसान है, ये लगा दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होता है, हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास दो एपी का कंपैरिजन का सवाल है। अब कैसे पता चला भैया दो एपी का कंपैरिजन का सवाल है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन आपको जरूर दिया लिखा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपी, मतलब क्या कि एक एपी नहीं है, एपी क्या है, अलग अलग एपी है। मैंने कहा अच्छा, तो देखिए अगर एपी अलग है तो उसका फर्स्ट टर्म भी अलग होगा, कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा, बात तो सही है। अगर सेम होता तो सेम होता, तो दोनों का सेम होता, हाँ बात तो सही है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके पास दे रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 7n+1 4n+27। जैसे मैंने कहा कि S1 बाई S2 मान लेते हैं, दो एपी है तो अलग अलग मान लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा अपने पास क्या दिया है 7n+1 दिया है और 4n+27 दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं कहा कि इस एपी का, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने कहा कि इस एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस अगर D1 है, तो इस, देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने कहा क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस D1 है, चलेगा। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म मैंने कहा कि कुछ मान लिया जिसका नाम है A1 और कॉमन डिफरेंस मान लिया D2, बात सही है। तो S1 बाई S2 दिया है, मतलब क्या दोनों में n सेम रहेगा? बिल्कुल भैया, n/2 यहाँ से क्या जाएगा 2a प्लस n-1 D1, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से भी लिखिए n/2, और इस एपी का फर्स्ट टर्म A1 है तो यहाँ पे डालिए 2a1 प्लस n-1 D2। क्या यहाँ तक कोई शक के सवाल हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपसे रेशियो किसका पूछा जा रहा है, तो मैंने कहा कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या चमकता है, आपसे तो फाइंड द रेशियो ऑफ 11 टर्म, मतलब क्या कि आपसे पूछा जा रहा है रेशियो किसका, रेशियो ऑफ 11 टर्म, मतलब क्या कि भैया हमारे पास पूछा जा रहा है पहला एपी क्या था A1 डिवाइडेड बाय A11, हाँ A11 का A11 लिखे चाहे A' लिखे, चलिए हम A' ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको चलिए A' ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, A' ही लेते हैं, ठीक है। A11 क्यों नहीं ले रहे थे, देखिए A11 इसलिए नहीं यहाँ पे ले रहे थे, देखिए यहाँ एक भी एक 1 है तो आपको 111 लगता है, तो A+110 दे देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है A+10 D1 और यहाँ से आपको दिख रहा है A'+10 D2, ठीक है। आपके पास ये चीज़ है, तो क्या ध्यान से सुनिए। अब देखिए हमारे पास क्या आइटम है, हमारे पास ऐसा है चीज है, मुझे से ये रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा देखिए n/2 को तो पहले कैंसिल किया, जो कैंसिल किया उसको हटाइए। मैंने कहा कि देखिए यहाँ 2a है, यहाँ a है, अच्छा नीचे 2a' है, यहाँ a' है, तो क्या ये काम किया जा सकता है? मैंने क्या किया कि देखिए अगर ये जो चीज है a और a', अगर मैं इसको भी a और a' के फॉर्मेट बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पता चला कि यही फॉर्मेट बनाएंगे? मैंने कहा देखिए अगर इसको अगर मल्टीप्लाई 2 से करिएगा तो इसको छेड़खानी करेगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बात तो सही। लेकिन अगर a है, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपके पास होनी नहीं चाहिए। तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से, तो A+n-1/2 D1, हाँ, आर डिवाइडेड बाय A'+n-1/2 D2, बात तो सही है, जिसका वैल्यू क्या है 7n+1/4n+27 है, क्या ठीक है, बात तो सही है, बात तो सही है। अब मैंने कहा कि देखिए क्या ये चीज और ये चीज दोनों सेम चीज है, हाँ बात तो सही है। कैसे कि देखिए A+something D1, A+10 D1, A'+something D2, A'+10 D2, मतलब बोथ दीज आर कंपेरेबल, मतलब ये दोनों क्या है, सेम चीज है। तो यहां से कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, मैंने कहा कि अच्छा कंपेयरिंग करना है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए कंपेयरिंग कर रहे हैं तो n-1/2 का वैल्यू भी कितना, तो ये n-1/2 का वैल्यू क्या है 10 है, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 × 2 20 + 1 दैट इज इक्वल टू, आपके पास n का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 आएगा। अच्छा तो हमसे रेशियो क्या पूछा, तो मैंने कहा कि देखो भाई अगर n का वैल्यू यहाँ अगर मैं 21 डालूं, हाँ, तो क्या ये जो चीज है क्या यही तो चीज बन रहा है, हाँ कैसे, देखो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो 21 - 1/2, अरे भैया 10, अच्छा तो 10 D1,
21 माइनस 1/2 22। ओहो, मतलब हमारे पास जैसे ही इसमें पुट n इक्वल टू 21 डाला तो ये जो चीज है तो यही चीज बनेगा, मतलब a11 बाई a-11 का वैल्यू जो आपने बात इसमें डालिए तो 27 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 21 प्लस 1, सॉरी 4 इंटू 21 प्लस 27 है। ठीक है, 21 7 147 जोड़ 148, 21 चौका 84, 84 27 111। ठीक है, इसको काटिए 37 23 37 23 111 और 37 4/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैसे 37 से कट गया है, 37 इंटू 3 करिए, 7 3 जा 23 ने आज 37 इंटू 4 करिए, 7 चौका 28 3 चौका 12 14। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको क्या क्या बता रहा हूँ आंसर में। इस तरह का जब भी आपको दो एपी का कंपेरेबल वाले सवाल मिले, आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको हमेशा एसएन में रिलेशन देगा, एएन के साथ खेलेगा। अगर एसएन में आपको रिलेशन दिया हुआ तो आप यहाँ तो बिल्कुल कर दीजिएगा, फॉर्मूला लगा के बिल्कुल से। अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। अगर मानिए किसी को कंपेयर करना तो दोनों को पहले एक जैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि दोनों को एक जैसा बनाया, फिर यहाँ से मैंने n का वैल्यू निकाला। अगर n का वैल्यू हमारे पास आ गया तो n का वैल्यू अगर इसमें 21 डाला तो यही तो सेम चीज ना बना भाई, तो यही सेम चीज मैंने ये डाला और ये डाला तो इसका आंसर ये आ गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी अच्छा सवाल है। ये एपी का, ये आपका एपी का स्प्लिटिंग का सवाल है, मतलब एपी को बांटना है। ठीक है, तो एपी को बांटना है वाला सवाल है, स्प्लिटिंग वाला सवाल है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स। ठीक, मैंने कहा कि अगर सीधा एपी का सवाल नहीं रहता, बोलता अगर 69 नंबर है तो इसको 3 पार्ट्स में बांटना है, 3 पार्ट्स में बांटिए करना है। तो डायरेक्ट कहते कि भैया अगर 69 3 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब 69/3 कर देते 23 हो जाएगा। मतलब एक पार्ट को 23, दूसरे पार्ट को भी 23, तीसरे पार्ट को भी 23। ठीक है, तो क्या ये, लेकिन ये दे दिया है एपी में है। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए, एपी में है तो ऐसा हम बंटवारा कर नहीं सकते हैं। मतलब पहला बात तो हमारा कंडीशन, पहला जो कंडीशन है तो यहाँ पर ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास सीधे देता कि अगर इक्वल पार्ट्स में बांटना है और ये एपी में नहीं है तब ऐसा हम कर सकते थे। क्या ये बात समझना है, मतलब ये चीज़ हमारे पास करना नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझिए, मतलब ये वाला कंडीशन हमारे पास क्या होगा, रिजेक्टेड हो गया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोला कि स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स, एक 69 नंबर है जिसको 3 पार्ट्स में बांटी है, सच दैट दे आर इन एपी। अच्छा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 483। मतलब क्या, मैंने कहा कि स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट्स, मैंने कहा कि अगर वो कोई भी पार्ट्स है तो यानी कि उसका कैसे, तो मैंने कहा कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, जो ये तीनों एपी में आर इन एपी। अब कैसे कहा भैया यही चीज होगा, मैं बात ध्यान सुनिए। मैंने कहा कि देखिए, मैंने मिडिल को भी ए माना तो इससे पीछे डी हटाएंगे तो इससे पिछला वाला निकला, इसमें ऐड कर देंगे तो आगे वाला निकल जाएगा। मतलब बात समझ में आए, तो ये क्या है, एपी में है, मतलब ये तीनों पार्ट से एपी। मतलब क्या, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमारे पास दिख रहा है कि a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी का वैल्यू क्या है, 69 है। ठीक है, मतलब डी ने डी को कैंसिल कर दिया तो 3a का वैल्यू क्या जाएगा, 69 होगा। मतलब a का वैल्यू अपने पास हो जाएगा 23। क्या क्लियर है, तो a का वैल्यू यहाँ से 23 निकला। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 483। मतलब ध्यान से, तो क्या स्मॉलर पार्ट्स आपको पसंद आ रहा है, यही दोनों तो स्मॉलर पार्ट्स है, ये तो बिगर है। मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने, 483 दिया है। तो ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स क्या है भैया, a माइनस डी इंटू ए है। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी, यस, इंटू ए का वैल्यू जो अपने पास है वो क्या है, 483 है। क्या, ध्यान से सुनिए, 483। क्लियर है, तो क्या a का वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या है, 23 इंटू 23 माइनस डी का वैल्यू जो अपने पास आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, 483 है। मतलब क्या कि 23 इंटू 23 529 माइनस 23 डी इक्वल टू 483।
ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन 529 माइनस 483 इक्वल टू 23 ठीक है। बस कुछ नहीं करे, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9 3 6 12 में से 4 आप 23D। मतलब यहाँ से आपको डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू तो 2 आ रहा है, मतलब डी का वैल्यू 2 है। ठीक है। अब आपको क्या करना था, आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, ए का वैल्यू 23 है, डी का वैल्यू 2 है। ठीक है। आपसे क्या बोला, इसलिए जो तीनों पार्ट बांटे हैं ना उसका वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा कि अगर तीनों का वैल्यू बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि मैंने माना किसको था, मैंने माना था, तो मैंने कहा कि अगर a माइनस डी करेंगे तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू 23 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 21। फिर आपने कहा कि a दूसरा पार्ट माना था a का वैल्यू कितना है 23, तीसरा पार्ट माना था a प्लस डी, मतलब ये था 23 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 25। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 21, 23, 25 जो है वो क्या एपी में है, बिल्कुल है। कैसे पता चला एपी में है, ध्यान से देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ से तक का भी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हमारा जो आंसर उसका होगा 21, 23, 25 आर इन एपी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने आपको दिया था 3 एपी जिसका सम है 69 था, तो यहाँ से का वैल्यू निकाला। फिर आपको दिया था कि ये स्मॉलर पार्ट्स, अब स्मॉलर पार्ट्स कैसे पता किए, तो आपको देखिएगा ये माइनस है, ये यही दोनों स्मॉलर पार्ट, क्योंकि इसमें समथिंग ऐड कर रहे हैं, फिर ये दोनों स्मॉलर का प्रोडक्ट निकाला, सॉल्व किया और एपी को हमने जो वैल्यू पुट कर दिया, जो अपने पास आ गया वो अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका ध्यान से देखिए अच्छा सवाल इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें लगता है क्लास 8 या ना 8 का कंसेप्ट एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का, तो मैं इसलिए इसको अच्छा सवाल थोड़ा मान लेता हूँ। लेकिन ये ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़िए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताता हूँ, चाहता हूँ देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब मैं एम क्वेश्चन, जब अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपको अभी बस ध्यान रखना है कि एम जो होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2 एम। ठीक है ना। अगर दो वैल्यू दिया है ए और बी के बीच, ये कब होता है, ए एंड बी के बीच में जब एम पूछता है तो तब होता है। अगर 2 के लिए पूछना है तो, अगर 3 के लिए पूछता है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, 4 के लिए पूछता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ठीक है। अगर मैं यही थोड़ा जीएम का भी बात कर लेता हूँ, एम क्या होता है, अरिथमेटिक में ये होता है अंडर रूट ए बाई ए बी, मतलब ये भी कब होता है ए एंड बी के बीच में जब जीएम पूछा गया। बस आपको भी कंसेप्ट क्या था, जब मैं इसका क्वेश्चन करूंगा, जब मैं इसका थ्योरी पार्ट करूंगा तो मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है। तो आपको मैं बताया कि अगर अगर कोई भी नंबर ए एंड बी उसके बीच में अगर आपसे एम पूछा जाएगा तो एम का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, ए प्लस बी बाई 2। अगर वही जीएम पूछा जाएगा तो जीएम का आपको फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट ए इंटू बी। तो होगा वो ये क्लियर होगा। तो अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कंसेप्ट आपको जब ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन इसके, तब वहाँ पे अच्छे तरीके से इसको बताया जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम ध्यान से पढ़िए। बोला है इफ a के पावर n प्लस b के पावर n डिवाइडेड बाय a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b। पता है क्यों बताएगा, पढ़िए am बिटवीन a एंड b मतलब क्या कि am बिटवीन a, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ कि am बिटवीन a एंड b का मतलब क्या होगा कि भैया am जो यहाँ से आ जाएगा ना वो हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। हाँ, मैं यही चीज आपको बस की जाएगा। तो हमारे पास देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, a के पावर n प्लस b के पावर n डिवाइडेड बाय a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1 का वैल्यू कितना, a प्लस b बाय 2। अच्छा, अब आपको बस कैलकुलेशन करना है, इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा नहीं तो आंसर आपका नहीं आएगा। ध्यान से देखिए। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यानी कि जितना भी a और b का टर्म है उसके साथ ही कुछ कांड करना पड़ेगा, मतलब a और b के टर्म यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, तभी हमारे पास n का वैल्यू निकलेगा। बात तो सही है। तो मैंने कहा कि देखो भाई, आप कहिएगा कि भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा मुझे भी यही चल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा 2 इंटू ए के पावर n प्लस 2 इंटू बी के पावर n इक्वल टू, अब देखिए इसमें इससे करिए तो a इंटू ए के पावर n माइनस 1, बिल्कुल सही बात है, प्लस b इंटू बी के पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस a के पावर n माइनस 1 इंटू बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b के पावर n माइनस 1 इंटू बी। अब देखिए अगर बेसेज सेम होता है, ध्यान सुनना है,
अगर कोई भी दो नंबर है जिसका बेसेस सेम है, अगर वो दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाता है। ध्यान से, अगर कोई भी दो नंबर है जिसका बेसेस सेम है, अगर वो नंबर डिवाइड में है तो पावर माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर कोई भी दो नंबर अगर कोई भी एक्सपोनेंट उसका पावर पर पावर हो मतलब उसका पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान से, मतलब कंसेप्ट मैं आपको ये कंसेप्ट ये बताना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट मैं ये बताता हूँ कि कंसेप्ट आपका ये है, जैसे ये हुआ a के पावर m इंटू ए के पावर n लिखेंगे तो उसको लिखते हैं a के पावर m प्लस n। अगर दूसरा बात है कि a के पावर m होता है, यानी कि प्रोडक्ट a के पावर m इंटू n, ठीक है। तीसरा होता है a के पावर m डिवाइडेड बाय, अगर a के पावर n लिखा जाता है इसका मतलब होता है a के पावर m माइनस n, ठीक है ना। तीन बात ये याद रखना है, ठीक है। तो अब ध्यान से यहाँ से देखिए कैलकुलेशन है, मतलब ये हो जाएगा 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इक्वल टू क्या, यहाँ से देखिए पावर n माइनस वन है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये हो जाएगा ऐड, मतलब a के पावर n अब प्लस यहाँ हो जाएगा a b n माइनस वन, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, और b a n माइनस वन अब प्लस b के पावर n इक्वल टू कुछ नहीं। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, 2a के पावर n है 2b के पावर n है, एक n है एक मतलब आ जाएगा, मतलब यहाँ से लिख सकते 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n माइनस a के पावर n माइनस b के पावर n का जो वैल्यू अपने पास आ रहा है यार a b n माइनस वन प्लस b a n माइनस वन। क्या क्लियर है? तो यहाँ से आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 2a के पावर n में माइनस a के पावर n, मतलब ये हो जाएगा a के पावर n अब प्लस b के पावर n, इसका जो वैल्यू अपने पास दिख रहा है ये अपने पास है a b n माइनस वन प्लस b a n माइनस वन। अब देखिए a वाला को a वाला के साथ लाइए, b वाला को b वाला के साथ लाइए। अच्छा, अब ध्यान से यहाँ पे देखना क्या है, देखिए a के पावर n, हाँ अब यहाँ आप देखिए a के पावर माइनस a b n माइनस वन इक्वल टू b a n माइनस वन। हाँ अब यहाँ से देखिए, अच्छा ठीक है, b a n माइनस वन, अच्छा अब माइनस b के पावर n, क्या क्लियर है? अच्छा, तो अब ध्यान से देखिए आपके पास अब यहाँ से कॉमन क्या ले, मैंने कहा कि देखिए अगर क्या ये ए एन वाला एक साइड है, नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए भाई ये तो ए है लेकिन ये वाला तो बी वाला है, मतलब ये वाला चीज को इधर लाना पड़ेगा। हाँ बात तो सही है, मतलब यहाँ से मैं इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इसको इस तरह से लिखूंगा तो कोई आपको शक के सवाल नहीं होने चाहिए, मतलब ए के पावर एन जो है माइनस बी ए एन माइनस वन, हाँ ठीक है, इक्वल टू क्या ए बी एन माइनस वन माइनस बी के पावर एन। अच्छा, मतलब अब ध्यान से सुनिए, समझिए, सुनिए समझिए क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब आपको मैं एक गेम कराता हूँ, देखिए क्या गेम इसमें कर देंगे। अगर a के पावर n माइनस वन अगर कॉमन लेंगे कैसे कॉमन ले रहे भैया, हमेशा छोटा चीज कॉमन ले रहे क्योंकि a नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो इसको डायरेक्ट इसको क्या लगता है, इसको a होना ही पड़ेगा। कैसे होगा, अगर मैं कहूँगा तुरंत, देखिए यहाँ पे मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि अगर a माइनस एन वन के पावर n माइनस वन है, n2 a है, मतलब इसका पावर वन है, तो देखिए वन से वन कैंसिल, मतलब a के पावर n है, तो सेम चीज दिख रहा है, इसलिए यहाँ से हम a कॉमन ले लिए, a के पावर n माइनस वन कॉमन लिए हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से माइनस b बचेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए, अगर ध्यान से देखिए, तो अगर मैं यहाँ से अगर b के पावर n माइनस वन कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से साफ साफ आपको a माइनस बी दिख रहा है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, क्या ये a माइनस, अच्छा बोला नहीं, a माइनस बी ने a माइनस बी को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखना मतलब क्या हो जाएगा भैया, a बाई बी के पावर n माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, वन आएगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर है जिसका पावर जीरो है उसका वैल्यू क्या होता है, वन, मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ क्या, a बाई बी के पावर n माइनस वन इक्वल टू a बाई बी के पावर जीरो। ओ हो, मतलब a और हियर बेसेज आर सेम, here bases are same so exponents must be same, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस वन इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या आ रहा है, वन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, और यहाँ से आपका n का वैल्यू क्या आ रहा है, वन। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, एक्सपोनेंट रेडिकल्स में खेला है। मैं आपको तीन ये चीज़ बताऊंगा, ये तीन चीज़ से आपका पूरा काम हो गया है, जिसमें मैंने कहा कि अगर कोई भी दो नंबर है, अगर वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। अगर कोई भी दो नंबर है अगर वो डिवीजन में दिया है उस समय पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई भी नंबर है उसके पावर पर पावर चढ़ा होता है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। बस यही तीन चीज़ें फंडा लगाया, अपने पास आंसर है। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट,
जो कि 5th नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, एपी का ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट लगता है, मैं जहाँ कंसेप्ट लगता है मैं उसको आपको बार बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 5 अपने पास दिया है वो क्या दिया, ध्यान से पढ़िए। दिया है लेट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। ध्यान सुनिए, एक ट्रायंगल है जिसका 3 एंगल है, ट्रायंगल है तो 3 एंगल होगा बिल्कुल से बात। उसका एंगल जो दिया है वो एपी में दिया है। मतलब मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है, जिसे मान लेते हैं कि आपका पहले क्वेश्चन समझा रहा है, तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल है, ये एंगल है, ये तीनों एपी में दिया। इसका मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल ए बी सी मान लेता हूँ, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एंगल है तो उसका एंगल का सम कितना होता है। अरे भैया सम तो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, ये तो 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ भाई, तो वही तो चीज यूज करना है। हाँ मतलब बात ये सही है, ठीक है, कंसेप्ट ये। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। अच्छा मतलब जो हमने माना था ना एपी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर किस में, स्प्लिट 69 वाला में, क्वेश्चन नंबर 3 में, वही चीज मानना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर मैंने मानता हूं कि कोई वो ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल, मैंने कहा कि उसका पहला एंगल जो है लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस बी आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया कि वो जो ट्रायंगल है उसका a माइनस डी फर्स्ट एंगल है, a सेकेंड एंगल है, a प्लस डी 3 एंगल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि उसका सम जो है, उसका सम नहीं, उस आर इन एपी मतलब एपी मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी, इसको आप प्लस ए प्लस डी का वैल्यू क्या यहाँ से आ रहा है 180 डिग्री। क्या क्लियर है? तो यहाँ से डी ने डी को कैंसिल कर दिया, मतलब भैया यहाँ से 3a इक्वल टू क्या 180, मतलब a का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से, मैंने कहा कि भाई a का वैल्यू जो अपने पास दिख रहा है वो 60 दिख रहा है। अच्छा अगर a का वैल्यू 60 दिख रहा है, अब ध्यान से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि मैंने किसको क्या माना है, a को माना है a माइनस डी। अगर एंगल a है उसको मैंने माना है a माइनस डी, अगर वो एंगल b है उसको मैंने माना a, और एंगल c था उसको मैंने माना a प्लस डी, ठीक है। कंसेप्ट इतना ही था, यहीं से क्वेश्चन आपका घूम फिर के बनेगा, ठीक है। अब आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल, मैंने बार आज मैं जितने भी मैंने कराया कंपेयरिंग रेशियो वाले सवाल कराया, क्यों? क्योंकि यहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक अच्छा है इसलिए मैं आपको लिया, फिर अगला टॉपिक में जीपी जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको सब सारी चीज कराऊंगा। अब जैसे देखिए साइन बी बाई साइन सी, मतलब अगर हमारे पास साइन बी बाई साइन सी का रेशियो क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार √3 बाय √2। क्लियर है? ठीक है, बात तो सही है। मैंने कहा भाई देखो देखिए मैंने कहा अगर b किसको माने, आपने कहा भैया b तो मैंने माना a को। अच्छा मतलब a का वैल्यू क्या दिखा 60, मतलब क्या ये आपको साइन 60 दिख रहा है ऊपर। हाँ भैया कैसे करें हमको तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ध्यान से सुनिए क्या साइन b। अच्छा b किसको माना a को, a का वैल्यू क्या लाया 60। ध्यान सुनिए साइन b, यस b किसको माना a को, a का वैल्यू क्या है 60 साइन 60। फिर साइन c किसको माना a प्लस डी, a का वैल्यू कितना 60 और d नहीं पता, मतलब ये हो जाएगा साइन 60 प्लस d हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है √3 बाय √2। अच्छा साइन 60 क्या होता है √3/2, मतलब ये √3/2 एंड 2 साइन 60 प्लस d इक्वल टू क्या होगा √3 बाय √2। इसे ये कैंसिल, मतलब यहाँ से दिख रहा है क्या कि भैया यहाँ से 2 है तो यहाँ से 2, ये भी √2 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी √1, मतलब यहाँ से दिख रहा है 1/√2। यहाँ से क्या दिख रहा है कि भैया 1/√2 जो है ये साइन 60 प्लस डी के इक्वल बराबर है। ठीक है, कुछ नहीं, मैं क्लास पढ़ में लिखने से गया। अब क्लास 10th का मैथ यहाँ आता है, क्या मैथ आता है यहाँ से सुनिए। मैंने आपको बार बार बताया है कि साइन का वो कौन सा एंगल है जिसमें 1/√2 उसका वैल्यू होता है। और इधर देखिए, मतलब ध्यान से मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से इधर सुनिए, इधर करना है, ध्यान सुनिए।
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि साइन का कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1/√2 होता है। आपने कहा कि भैया वो तो साइन का 45 एंगल है, मतलब यहाँ से साइन 45 का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा साइन 60 + 2 डी के बराबर। ओके, मतलब 60 + डी के बराबर, मतलब अब देखिए क्या, अब ये दोनों कंपेयर, मतलब 60 + डी का वैल्यू क्या देगा 45 के बराबर। तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है भैया, डी का वैल्यू दिख रहा है अपने पास, क्या दिख रहा है ध्यान से देखिए 45 - 60, कोई दिक्कत नहीं है। 45 - 60 मतलब -15 डी का वैल्यू दिख रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा कोई दिक्कत नहीं। डी का वैल्यू 45 - 60। अच्छा अब ध्यान सुनिए, आपने a - d, a और a + d लिखा था, ठीक है, क्या क्या बात तो सही है। अच्छा 60 मतलब कैलकुलेशन एक बार देख लिया जाए, 60 + 2 मतलब, अच्छा ये 45 था ना, अच्छा स्मॉलर एंगल साइन b/sin c था, ठीक है, तो d का वैल्यू -15 है, ठीक है। तो हमारे पास अगर d का वैल्यू अगर -15 दिख रहा है, अच्छा d का वैल्यू -15 है, तो अब ध्यान से सुनिए, अब आपने a किस एंगल को माना है भैया, a जो मैंने माना है वो a - d को माना है, मतलब a का वैल्यू क्या है 60, अच्छा, और -d मतलब 60 - 160 + 15 दैट इज इक्वल टू 75। बी में तो आपको कुछ करना है ना, क्योंकि बी जो माना है वो तो ए ही है, तो मतलब बी जो एंगल हो जाएगा वो अपने पास क्या है, ए मतलब दैट इज इक्वल टू 60, और सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए + डी, मतलब यानी कि 60 - 15 दैट इज इक्वल टू 45। यानी कि आप यहां से देख रहे हैं तो क्या है 70 60 45 एपी में, बिल्कुल एपी में है। तो हेंस द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर क्या क्या है 75 60 एंड 45 आर 75 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमारे पास यही चीज है, कुछ नहीं था। ध्यान से क्वेश्चन आपको फिर से एक बार इसका समरी दे देते हैं। क्या मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चन में दिया था कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। कभी भी क्वेश्चन में अगर दिया रहा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, मतलब आपको दिखाना है कि उसका तीनों एंगल का सम 180 है, तो 180 लगाया, बड़ा फंडा लगाया और देखा कि मैंने यहाँ से ए का वैल्यू आ गया। फिर मैंने देखा कि भैया रेशियो दिया है, मतलब साइन b/sin c, फिर b किसको माना था एक को, तो यहाँ पे साइन ए और ए का जो वैल्यू 60 भी पुट किया, फिर 60 + d क्योंकि c को माना था a + d। फिर आपने सॉल्व किया, क्लास 10 का मैथ लगाया, आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैंने पांचों क्वेश्चन जो लिए हैं, तो ये पांचों क्वेश्चन जो आपका आज कंपेयरिंग वाले सवाल था, और मैंने आपको एपी का बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन करा दिया हूँ, बेसिक से लेके आपको ये अपर लेवल तक मैं क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर चुका हूँ एपी को। तो आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, और पहला लेक्चर भी आपको पहला भी वीडियो जरूर जाके देखिएगा, ताकि आप एपी का कंसेप्ट जो हो अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।